हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम टी.आर. जैन की बुक से डेवलपमेंट का चैप्टर एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे, लास्ट पार्ट में हमने यहाँ तक कर लिया था। और आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। भगवान आपको भला करेगा। व्हाट्सएप नंबर नीचे मिल जाएगा, जहाँ पे आप मेरे ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं डाउट्स के लिए। प्लस अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, उसके बारे में भी वहाँ पे बात कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। किस सेक्टर्स में कितने रूरल वर्कर्स थे और कितने अर्बन वर्कर्स थे, उसका कुछ डाटा दिया हुआ है। ये रूरल वर्कफोर्स है। 19.8% थे हमारे टर्शरी सेक्टर, 20.4% सेकेंडरी सेक्टर और 59.8 प्राइमरी सेक्टर। वही अर्बन सेक्टर्स को देखोगे तो सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा थे, 59.1% टर्शरी सेक्टर पर, 34.13 सेकेंडरी सेक्टर पर और 6.6% प्राइमरी सेक्टर्स पर। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है? While those living in urban area are engaged largely in secondary and tertiary sectors, those in the rural area find primary sector as their preferred source of unemployment. जो हमारा अर्बन एरिया होता है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चर करना और टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस एरिया जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस फैसिलिटी, वेयर हाउस फैसिलिटी, एडवर्टाइजमेंट, उसमें एंगेज थे। लेकिन रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर्स को प्रेफर कर रहे थे जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। Tertiary sector is taking a lead over secondary sector as a source of employment in urban area. Urban area में टर्शरी सेक्टर्स में ज़्यादा लोग थे एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी सेक्टर। अब इससे हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिलती है क्या? इन इंडिया ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म एंड रिलेटेड सर्विस आर डेवलपिंग फास्टर देन मैन्युफैक्चरिंग एंड एलाइड प्रोडक्शन एक्टिविटी। भारत में ट्रेड करना यानी गुड्स एंड सर्विस को बाय करना, खरीदना, कॉमर्स, बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी जल्दी जल्दी डेवलप हो रही है एज कंपेरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स या प्रोडक्शन एक्टिविटी के। दिस में लार्जली बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। अब ये हमें ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा मालूम पड़ता है कि हमारे भारत में ग्लोबलाइजेशन जब हुआ था उससे इस पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। Beside the fact that people in urban area are becoming increasingly conscious of their quality of life, spending the bulk of their income on a variety of services. और हमारे जो अर्बन एरिया के लोग हैं वो अपने क्वालिटी यानी कि अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अच्छा खाना, अच्छी पढ़ाई, अच्छे जगह घूमने जाना। सेकेंड पॉइंट, there is significant lack of non-farm job opportunity in the rural area, which is why the rural population is engaged more in the primary sector. जो नन फार्मिंग एक्टिविटी है जैसे सेकेंडरी सेक्टर हुआ, टर्शरी सेक्टर्स हुआ, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी रूरल एरियाज में कम है, जिसकी वजह से वो लोग प्राइमरी सेक्टर्स पर ज़्यादा काम करते हैं। लैक ऑफ मोबिलिटी मे बी अनदर रीजन वाई पीपल इन द रूरल एरिया आर एंगेज मोर इन द प्राइमरी सेक्टर्स। अब ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है मेल और फीमेल वर्कफोर्स का, कि जो मेल था वो इतना परसेंट टर्सरी सेक्टर्स में, सेकेंडरी सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर्स में काम कर रहा था और इतना परसेंट जो दे रखा है वो फीमेल वर्कफोर्स काम कर रहा था। उसका ऑब्जर्वेशन पीछे दे रखा है, लेकिन वो मेरे हिसाब से आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में। ये जो पेज है वो आपको पढ़ने की नीड नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए, जॉबलेस ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स व्हेन जीडीपी राइजेस, इट इम्प्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। हमारे भारत की जो इकोनॉमी है वो बढ़ती है कब? जब हमारा जीडीपी बढ़ता है। और जीडीपी बढ़ता है इट मीन्स हमारे जो लेवल है, आउटपुट है, वो बढ़ा है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन अ टू वेज। जो हमारा आउटपुट बढ़ेगा वो दो तरीके से बढ़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब निकालना और बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी में सुधार लाना। इन poor countries like India, where there is a staggering unemployment, economic growth becomes meaningful only when it is associated with greater opportunity of employment so that poverty is combated. इंडिया जो कि एक पुअर कंट्री कह सकते हो, लेकिन आपको भी मालूम है कि हमारे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब हैं, जहाँ पे बेरोजगारी है। वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ आपके लिए जब ही काम करेगी जब आपके पास तकनीक तो है, लेकिन उस तकनीक पे काम करने वाले लोग भी तो होने चाहिए, उनके पास जॉब भी तो होना चाहिए, तभी तो गरीबी कम होगी। Unfortunately, Indian economy is experiencing GDP more through technology than the employment of labor. It is a situation of jobless growth.
अब सर ये क्या हो रहा है, भारत में तकनीक में सुधार आ रहा है, नई नई तकनीक आ रही है, लेकिन उस पर लेबर का इस्तेमाल कम किया जा रहा है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो आपकी तकनीक में सुधार आ रहा है, जीडीपी तो आपका बढ़ रहा है, लेकिन बेरोजगारी कम नहीं हो रही, जॉब उतनी नहीं निकल रही। तो ये एक सिचुएशन को पैदा कर रहा है जिसको हम कह रहे हैं जॉबलेस ग्रोथ। क्या है सर जॉबलेस ग्रोथ? Jobless growth is a situation when the level of output in the economy tends to rise owing to innovative technology without any perceptible rise in the level of employment. जॉबलेस ग्रोथ का मतलब है कि जो हमारे भारत की इकोनॉमी है वो बढ़ रही है, लेकिन किस तरीके से? तकनीक में सुधार होने की वजह से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर, रोजगार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए इसको हम कहा जा रहा है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जॉबलेस ग्रोथ। और जॉबलेस ग्रोथ की वजह से जो हमारा क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इवन व्हेन देयर इज अ राइज इन जीडीपी, बड़े जीडीपी बढ़ रही है लेकिन क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी हमारी बढ़ रही है। वाई आर वी रिलाइंग मोर एन टेक्नोलॉजी एंड लेस ऑन एम्प्लॉयमेंट? क्यों हम ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक पर निर्भर करते हैं और एम्प्लॉयमेंट पर कम? रीज़न, आवर ग्रोथ प्रोसेस इज बीइंग इंक्रीजिंगली हाईजैक्ड बाय एमएनसी। हमारे कंपनी, हमारे भारत में जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होती है तकनीक में, वो एमएनसी करती है। एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी। और ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पर ध्यान देती हैं, अच्छी से अच्छी तकनीक पर ध्यान देती हैं, ना कि मैन पावर का इस्तेमाल करने में। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो तकनीक है उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट का इस्तेमाल कम किया जा रहा है। देखिए, we may end up this section by stating the fact that during the period 1951 to 2000, while growth rate of GDP has risen from 3.6% to 8%, growth rate of employment has tended to slide down from 1.5% to just about 1%. 1951 से 2000 के बीच में जो जीडीपी था वो बढ़ा है 3.6% से 8% पर, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो 1.5% से 1% हो गया है। द ग्रोइंग गल्फ बिटवीन द टू रेट्स, ये अलार्मिंग साइन है कंट्री के लिए कि हमारा जो तकनीक है वो सुधर रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, जिसकी वजह से कौन सी कंडीशन बन रही है सर? जॉबलेस ग्रोथ। कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब ये क्या होता है कैजुअलाइजेशन? कैजुअलाइजेशन का मतलब है जहां पे जो कैजुअल वर्कफोर्स है उनकी जो तादाद है वो ज़्यादा है। An interesting feature of workforce is that it includes a large percent of casual workers and their numbers is trending up. कैजुअल वर्कर यानी कभी काम मिल गया कभी काम नहीं मिला, इन लोगों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है भारत में। Percentage of casually hired workers in total workforce has risen from 23.2% in 1972-72 to 28.9% 1983। कैजुअलाइजेशन का मतलब होता है जो हमारे कैजुअल वर्कर्स होते हैं जो रेगुलर वे में काम नहीं करते, कभी काम मिल गया कभी काम कर लिया कभी नहीं करा, ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। 1972-73 में 23.2% से बढ़कर 1983 में ये 28.9% हो गया और 1993 से 1994 में ये 31.8% हो गया। लेकिन ये डिक्लाइन हुआ था, 30% हो गया था 2011-12 में और 17-18 में ये 25% हो गया था। परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, ऐसे लोग जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, वो 61.4% था 1972 में और कम हो गया था 57.3% 1983 में। लेकिन फिर ये बढ़ा, पहले 52% था, फिर थोड़ा सा बढ़ा 52.2%। अब परसेंटेज ऑफ रेगुलर हायर वर्कर, रेगुलर हायर वर्कर्स कौन होते हैं? जो रेगुलर वे में काम करते हैं, जो जिनके पास एक फिक्स जॉब होती है, जिन्हें सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जो रेगुलर हायर वर्कर्स होते हैं वो टोटल वर्कफोर्स जो हमारी थी वो 15% थी 1972 से 73 में टू इतना, लेकिन 18% हो गई थी 2011-12 में और ये बढ़कर हो गई 22.8% 17-18 में। एक डाटा है जो आपको बस लर्निंग के लिए याद रखना है, वैसे आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। 3.7% of employed person were reported to be hired as contract worker in 2015-16। 3.7% जो लोग थे उनको हायर किया गया था कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के रूप में। तो कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? Casualization of workforce refer to a situation when the percentage of casually hired workers in the total workforce tend to rise over time।
कैजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारे कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है, इंक्रीज करी जा रही है, टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है कैजुअल वर्कर्स की। दिस फिगर रिवील्स दैट ओवर टाइम आवर वर्कफोर्स इज सफरिंग एन इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ कैजुअलाइजेशन। ये बता रहा है कि धीरे 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 हमारी जो वर्कफोर्स है, काम करने वाले लोग हैं, उन्हें एक चीज़ में बना दिया जाएगा, एक चीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो एक इंसिडेंस हो रहा है उनके साथ कैजुअलाइजेशन। व्हाई शुड इट हैपन, ये क्यों हो रहा है? लॉजिक सिंपल है, देखिए। द बल्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इज फाउंड इन रूरल एरिया। जो भी ज़्यादातर अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं वो पाए जाते हैं रूरल एरियाज में। People work on their farm and field not because everybody is gainful employment, not because everybody is contributed to output, but simply because many of them are not getting done for a job even when they wish to migrate. ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने फार्म पर काम करना चाह रहे हैं, फील्ड पर काम करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, या ऐसा भी नहीं कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो रहा है। इस वजह से क्योंकि उनके पास नॉन फार्मिंग जॉब इतनी नहीं है। वो काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन जॉब ही नहीं है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहे हैं। थर्ड, they are employed on their farm only for the namesake. In fact, they are disguised unemployment. अब ये disguised unemployment क्या होता है? एक मशीन पर 4 वर्कर्स की जरूरत है लेकिन 8 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो ये जो 4 एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ये काम करें ना करें एक ही बात है। और इनकी वजह से जो ऑलरेडी वर्कर्स काम कर रहे थे उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, तो वो फार्म पे अपने काम तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। Taking a chance for opportunity, these marginal workers tend to migrate to urban area, and more often than not, they get employment only as casual worker or as a daily wagers. This is the story of unskilled worker leading to casualization of employment. और अगर इन्हें अपॉर्चुनिटी दी भी जाती है, माइग्रेट किया भी जाता है, रूरल एरिया के लोगों को अर्बन एरिया में जॉब दी जाती है, तो वो एक कैजुअल वर्कर के रूप में दी जाती है, डेली वेजर्स के रूप में दी जाती है, फिक्स नहीं होती। इवन स्किल्ड वर्कर्स इन द अर्बन एरियाज टू स्ट्रगल फॉर रेगुलर वर्कर। जो स्किल्ड वर्कर हैं अर्बन एरिया के, उनको भी जॉब में दिक्कत हो रही है, उनके पास रेगुलर जॉब नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हमारे हर सेक्टर्स में, वेदर इट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में इंक्रीज हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इज सो ह्यूज डेट द बार्गेनिंग पावर ऑफ द वर्कर इज सिग्निफिकेंटली, जो बार्गेनिंग पावर होती है कि मैं इतने में जॉब नहीं, इतने में जॉब करूंगा, वो भी कम हो गई। अब इंसान क्या कर रहा है कि बस जॉब मिल जाए, कैसी भी मिल जाए, कितने भी पैसों में मिल जाए, लेकिन मैं जॉब मिल जाए बस। ऑन द अदर हैंड, भाई बता दिया, दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ हायर एंड फायर। तो अब क्या कर रहे हैं कि भाई आप जाओ, दूसरा आएगा, या तो हायर करो, या तो जॉब लो या निकाल दो। अब यहां पर दे रखा है आपको इनफॉर्मलाइजेशन। अभी आपने पढ़ा था कैजुअलाइजेशन और अब आपके सामने है इनफॉर्मलाइजेशन। एम्प्लॉयमेंट में ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। जो हमारा एम्प्लॉयमेंट होता है यानी कि नौकरी होती है, वो दो पार्ट में दे रखे हैं, फॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में। Formal sector refer to organized sector of the economy. It includes all government departments, public enterprises, and private enterprise which hire 10 or more workers. Those working in the organized sector are called formal worker. Formal sectors का मतलब होता है एक organized sector जो जिसका स्ट्रक्चर प्रॉपर बना हुआ है, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट कंपनी होती हैं, प्राइवेट कंपनी होती हैं, जो 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स को हायर करते हैं। ऐसे लोगों को हम फॉर्मल वर्कर्स कहते हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या होते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर्स वो होते हैं जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं और इसमें सारे के सारे प्राइवेट एंटरप्रीनियर्स आते हैं जो 10 से कम वर्कर को हायर करते हैं फार्मिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अलावा। इनको हम कहते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये जो डिफरेंस है फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स का, जो डिफरेंस है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का, वो समझते हैं। वर्कर इन द फॉर्मल सेक्टर जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है, फॉर्मल सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं वो एक तरीके से रेगुलर वर्कर्स हैं, उन्हें सोशल बेनिफिट मिलता है जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर्स एक तरीके से कैजुअल है, उनको ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता। While economic interest of the workers in formal sector is protected through various labor law. इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। एक एक्ट होता है मिनिमम वेज एक्ट, वो कहता है कि भाई एक मजदूर को एक महीने में इतना पैसा तो मिलना ही मिलना चाहिए, और ये एक्ट फॉर्मल सेक्टर्स में काम करता है। लेकिन बहुत ही रेयर चांस है कि इनफॉर्मल सेक्टर में ये एक्ट काम करे। टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वर्कर इन द फॉर्मल सेक्टर कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन। अपनी इंटरेस्ट को बचाने के लिए जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है वहाँ पे ट्रेड यूनियन काम करता है, लेकिन ऐसा कोई यूनियन इनफॉर्मल सेक्टर्स में नहीं काम करता।
इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर हाईली वनरेबल टू अनसर्टेनिटी, उनके साथ अकस्मात दुर्घटना बहुत जल्दी हो सकती है, कभी भी उन्हें निकाला जा सकता है बिना बताए। दे आर हायर्ड व्हेन द मार्केट सेंटीमेंट आर गुड एंड फायर व्हेन देयर इज इकोनॉमिक स्लोडाउन। जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो उनको नौकरी पे रखा जाएगा, जहां इकोनॉमिक कंडीशन खराब है उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस भी दे रखा है फॉर्मल्स एंड इनफॉर्मल वर्कर का। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, इनको सोशल बेनिफिट मिलता है, इनको नहीं मिलता है, ये ट्रेड यूनियन बनाते हैं, ये नहीं बनाते। यहाँ पे लेबर लॉ काम करता है, यहाँ पे लेबर लॉ काम नहीं करता है। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि सर फॉर्मल वर्कर्स एक रेगुलर वर्कर्स हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स हमारे कैजुअल वर्कर्स या डेली वेजर्स हैं। अनसर्टेनिटी हो सकती है किनके साथ, इनफॉर्मल वर्कर के साथ। इनफॉर्मल वर्कर को मैंने बताया कैजुअल वर्कर्स हैं, और इनफॉर्मलाइजेशन से क्या हो रहा है, कैजुअलाइजेशन। अब informalization of workforce is defined as a situation where percentage of workforce in the formal sector tend to decline and that informal sector tend to rise. Informalization एक condition है जहाँ पे फॉर्मल सेक्टर में लोग कम काम कर रहे हैं और इनफॉर्मल सेक्टर में लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, इन अकॉर्डेंस विद सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो कि डेवलप्ड हुई थी 1951 में। Formal sector employment should have risen and informal sector employment should have declined over time. Just the opposite has happened in the Indian economy. It has happened not accident but as a consequence of the strategy of development since ये सोचा गया था कि भाई ऐसा होगा, लेकिन उसका जस्ट उल्टा हो गया। जो 1991 में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आया था की एलिमेंट में, उसकी वजह से हमारी जो मार्केट इकोनॉमी थी और कंट्रोल इकोनॉमी थी वो ध्यान दी गई, और इस प्रोसेस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक सिग्निफिकेंट ड्रिफ्ट हुआ। मार्केट इकोनॉमी एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर परहैप्स आर स्ट्रांगली को रिलेटेड टू ईच अदर। जो मार्केट इकोनॉमी थी और जो इनफॉर्मलाइजेशन था वो एक तरीके से एक दूसरे के को रिलेटेड थे। इनफॉर्मलाइजेशन काम करता था मार्केट फोर्स और सप्लाई के ऊपर। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो जॉब दे दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंटली फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कम टू मेडी 13 मिलियन, 6% ऑफ टोटल वर्कफोर्स। जो फॉर्मल सेक्टर हैं वो हमारे 30 मिलियन यानी कि 6% है टोटल वर्कफोर्स के, बाकी के सारे हमारे 94% क्या है, इनफॉर्मल है। आउट ऑफ द 30 मिलियन फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स ओनली 6 मिलियन 20% आर वुमेन, और फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 70% मेल हैं और 30% हमारे वुमेन हैं। ये आपको डाटा भी दे रखा है, फॉर्मल सेक्टर में कितने परसेंट मेल फीमेल है और इनफॉर्मल सेक्टर में कितने परसेंट मेल फीमेल है, मिलियंस में दे रखा है। दिस पॉइंट टू ग्रोइंग वल्नरेबिलिटी ऑफ द वर्कफोर्स टू अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। जिस तरीके से मार्केट इकोनॉमी चेंज हो रहा है वैसे ये सिचुएशन भी चेंज हो रही है। कीपिंग अप विद द एफर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, द इंडियन गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी सरकार है वो इनफॉर्मल सेक्टर में भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम बेनिफिट लाने की सोच रही है, उनके हित में लाने के लिए सोच रही है। अब यहाँ पर दे रखा है रेड में, आज स्टैगरिंग नंबर ऑफ 44 करोड़ वर्कर्स वर्किंग इन इनफॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी पॉइंट्स टू ग्रोइंग वल्नरेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स टू अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट। 44 करोड़ वर्कर्स जो कि इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। लिटिल वंडर दैट इनफॉर्मलाइजेशन लीड्स टू पॉवर्टी। इनफॉर्मलाइजेशन से क्या हो रहा है, पॉवर्टी, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन होता है उनके साथ, कभी जॉब है कभी उनके पास जॉब नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। तो वीडियो पसंद आई हो यारों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।